हेलो एवरीवन, आप सबका फंक्शन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए कर्स ऑफ द ड्रैगन एम्परर के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था वांगची और विंग साथ थे, प्यार कर रहे थे। तभी विंग ने वांगची से कहा कि अगर मुझे ये कर्स मिटाने का कोई मौका मिले तो मैं इसे ज़रूर लेना चाहूँगा, इससे पहले कि वो हमारे बच्चे पर हावी हो जाए। इस पर लांजा ने साय किया। बस इसी बात का तो उसे डर लग रहा था जब से उसे पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है। उसे पक्का यकीन था उसका हस्बैंड ज़रूर बेफिजूल के रिस्क लेता रहेगा ताकि वो इस कर्ज को मिटा सके। अब जब वांगची उसके आगे कुछ बोल नहीं पा रहा था तो उसने बस इतना कहा, विंग। विंग ने कहा, मैं वादा करता हूँ मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा, और हाँ, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। मैं जानता हूँ मैं कहाँ तक हैंडल कर सकता हूँ। विंग ये सब बातें खुशबूसा कर रहा था। वांगची भी उसके शरीर में टेंशन महसूस कर पा रहा था, जैसे कि वांगची का जवाब विंग के लिए बहुत मायने रखता हो। तभी वांगची और ज़ोर लगाते हुए बोला, हाँ विंग, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। उस रात वांगची को जो सपना आया उसमें वो उड़ रहा था, अपने हस्बैंड की हंसी की आवाज़ सुनते हुए। वो उस आवाज़ का पीछा करते हुए सीधा विंग के बाहों में चला गया, जो बहुत सारे सितारों के बीच खड़ा था। उनके बॉडीज़ आपस में ट्विस्ट हो रहे थे, जैसे दोनों डांस कर रहे हो एक दूसरे को बाहों में लेकर। और वो गाना गा रहा था सिर्फ अपने विंग के लिए। इसके बाद बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आए। विंग रोज़ाना जिन जिशुआन और जियांग वानियन को अपनी जी एनर्जी साझा करता रहा ताकि उनका फाउंडेशन फिर से एक बार मजबूत हो जाए, जैसा कि एक कल्टीवेटर का होना चाहिए। एक तरह से वो दोनों बिल्कुल वैसे आदमी बन गए थे जैसे शू चोंगहाई और विन रोहान बनाना चाहते थे। वैसे उनका इरादा गलत था और इसीलिए उनकी जान भी गई थी, पर जान देखकर भी वो इस तरह की पावर को कल्टीवेट नहीं कर पाए थे। वैसे देखा जाए तो ये इतना भी आसान नहीं था। ये दोनों वापस से सही सलामत तो हो गए थे, दोनों ने अपनी सेहत और ताकत फिर से पा ली थी, पर अभी भी वो बस उतने ही इनको फिल्टर कर पा रहे थे जितना बाओशन सरन करती है। देखा जाए तो उनके शरीर यिन प्रोड्यूस करने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए बने ही नहीं थे जैसे विंग कर पाता था। पर सबसे ज़्यादा परेशानी की बात ये थी कि विंग के पास बस इतना ही काम नहीं था, वो काउंसिल के सवालों के साथ साथ उनके नखरों के बीच में भी डूबा रहता था। हाँ, ये बात अलग थी कि वांगची का स्थान अब उसकी गोद में हो गया था, और साथ ही वांगची के बगल में एक अल्कोहल की बोतल भी रहती थी, जो विंग काउंसिल की बेतुकी की बातें सुनते सुनते बीच बीच में पिया करता था। वांगची को तो इस बात की आदत पड़ चुकी थी। उसे बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता था कि मास्क के होते हुए उसका हस्बैंड खाना कैसे खाता है, पानी कैसे पीता है, क्योंकि वो फूड उस मास्क के पास आते ही अपने आप गायब हो जाता था। वांगची बस विंग का गला ऊपर नीचे हुए देखता था, उस पर हाथ घुमाता था, जैसे खुद को इस बात की तसल्ली दे रहा हो कि उसका हस्बैंड सच में शराब पी रहा है। हाँ, उनका ये सब कारनामा वेंचिंग और जियांग वानिंग के आंखें रोल करने के लिए काफ़ी था, पर उनकी फिक्र वांगची क्यों करे। विंग ने कहा, लांचा, अब पानी सर के ऊपर से जा रहा है। मुझे तो लगा था कोई टावर में इन सब का ऑरा जब मैंने दिखाया था तो ये सब शर्मसार हो गए होंगे, पर अब देखो ये लोग मुझे ही ब्लेम कर रहे हैं कि मैंने जियांग वानियन और चिंजुशियान के साथ ये सब जानबूझकर किया। ये बेवकूफ़ सोच रहे हैं कि जिन और जियांग ने इस बात के लिए मुझे घूस दी है। यहाँ तक कि याओ झोंगसू मुझसे बहस करने लगे थे कि अगर मुझे और पैसों की ज़रूरत है तो मैं उनकी मदद भी कर सकता हूँ, पर मैंने उनसे साफ कह दिया अगर उन्हें ये ताकत पानी है तो उन्हें मेरी आंखों में देखना होगा। उस बुढ़ाओ का मुंह तो देखने लायक था। शुक्र है कि वांगची उस काउंसिल मीटिंग से तुरंत ही निकल गया था। जैसे ही उसकी प्रेगनेंसी की न्यूज़ बाहर आई थी, पूरा माहौल ही बदल गया था। उस पर तोहफों और बधाइयों की बरसात हो रही थी।
आतिशबाजियाँ रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जब से सबको ये पता चला था कि ड्रैगन एम्परर का वारिस आने वाला है। पर इस सबसे अलग भी एक बात थी। वेंजिंग वांगची की हेल्थ को लेकर पागल हुई जा रही थी। दूसरी तरफ लान दानिन अपने पूरे परिवार के साथ हीलिंग पैलेस में ही बस गई थी। वैसे तो उन्होंने मिड-ऑटम फेस्टिवल के बाद यहाँ पर आने का प्लान किया था, पर अभी ये न्यूज़ सुनकर वो थोड़ा सा जल्दी आ गए थे। साथ में उनका न्यूबॉर्न बेबी भी था, लान हुई, जिसका कर्टसी नाम था जिंगी, जो वांगची के गोद में आते ही सांसें तक ऐसे लेता था जैसे उसे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो रहा हो। उसे देखकर वांगची भी कम खुश नहीं था। उसकी सॉफ्ट स्किन उसे हमेशा प्लेजर देती थी। बेबी स्मेल और हंसी का तो जवाब ही नहीं। वांगची के हाथ तो अभी से कांप रहे थे। अपने बेबी को ऐसे ही गोद में लेने के लिए, उसे छूने के लिए। कभी कभी तो उसे डर लगता था मिंगशिया कहीं गुस्सा न कर दे, क्योंकि वांगची इस बेबी के साथ कुछ ज़्यादा ही घुल मिल रहा है। पर मिंगशिया दिल की बड़ी साफ थी। जैसे ही वांगची के पास आती थी तुरंत अपने बेबी को वांगची के गोद में देती थी। यहाँ तक कि जब वांगची बड़ी मुश्किल में फंस गया था तब तक मिंगशिया ने तुरंत आकर उसे बचा लिया था और अपने भूखे शेर को वांगची से दूर किया था, जो ड्रामेटिकली उसके रोब्स पर ऐसे चिपक गया था कि वो आज तो अपनी भूख मिटाकर ही मानेगा। तभी मिंगशिया वांगची के पास आते हुए बोली, अय्या नहीं नहीं आहुई बाबा, ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे पास तुम्हारा अपना दूध है। ये दूध तो अभी तक तैयार भी नहीं हुआ है, और हाँ, ये बस ड्रैगन बेबीज़ के लिए है। वांगची के गाल तो ये सुनकर बहुत बुरी तरह से लाल हो गए। दिल भी बहुत ज़ोरों से धड़कने लगा। ऊपर से मिंगशिया ने आप देखा ना था, वांगची के सामने सीधा अपने रोब्स खोल दिए और अपने बेबी को दूध पिलाने लगी। वांगची ने अपने पूरे लाइफ में एक ही नेकेड पर्सन देखा था, और वो था उसका हस्बैंड। मिंगशिया को इस तरह से अपने सामने इतना ओपन देखकर वांगची की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने तुरंत मुंह फेर लिया तो मिंगशिया भी पैनिक कर गई। उसने तुरंत अपने ऊपर कपड़ा डाल लिया और फिर वांगची से बोली, माफ़ कर दीजिए दियांशिया, जब से माँ बनी हूँ मैंने तो अपनी सारी शर्म ही छोड़ दी है। वैसे देखा जाए तो एक बच्चे को पालना बड़ा मुश्किल काम होता है, और गुस्सू में इतनी गर्मी पड़ी थी कि मुझसे रोब्स पहने ही नहीं जा रहे थे। पहले हफ्ते में तो मैं आहुई के साथ सेक्लूजन में थी, इसलिए मुझे कपड़े पहनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और इस बात को लेकर मेरी पत्नी को भी आदत पड़ चुकी थी। उसने भी कोई शिकायत नहीं की, पर मुझे आपको ऐसे शर्मसार नहीं करना चाहिए था। वांगची ने कहा, मैं शर्मिंदा नहीं हूँ, बस मैंने कभी पहले किसी बच्चे को दूध पीते हुए नहीं देखा, पर मुझे लगता है मुझे ये सीखने की ज़रूरत है। मुझे भी तो अपने बेबी का ख्याल रखना पड़ेगा। वांगची ने पलकें झुका ली। ये सुनकर मिंगशिया ने राहत की सांस ली और अपने कंधे से वो कपड़ा हटा दिया, और फिर वांगची को दिखाने लगी किस तरह से बच्चे को दूध पिलाना चाहिए, किस तरह से छाती को मसाज करना चाहिए ताकि दूध का फ्लो बना रहे और क्लॉग्स न बने। वांगची ने डरते हुए पूछा, क्या इनमें क्लॉग्स होते हैं? तुरंत वांगची की आंखों के सामने ओवरफ्लो होते हुए डैम की तस्वीर आ गई। दूसरी तरफ मिंगशिया साय करते हुए वांगची को समझाने लगी, हो सकते हैं पेरेंटहुड सच में एक अनुभव होता है दियांशा। और फिर वांगची को वार्न करते हुए समझाने लगी, जब से इसने जन्म लिया है मैं एक रात भी शांति से नहीं सो पाई हूँ। पता नहीं जिनके पास गोल्डन कोर नहीं है वो लोग इस बात को कैसे सरवाइव कर पाते होंगे। यहाँ तक कि मेरी भी जान चली जाती थी जब भी बेबी अपने आप को नुकसान पहुँचाने का कोई नया तरीका ढूंढ लेता है। इसलिए जितना हो सके सो लिया करो, क्योंकि एक बार जब बेबी आ जाएगा तो फिर तो नींद का सत्यानाश ही समझो। तभी वहाँ पर लान दानिन आ गई, जिसका रूप बड़ा ही भयंकर बन चुका था। बाल बिखरे हुए थे। वो लान की कैटेगरी भी किसी भी तरह से फिट नहीं हो रही थी, और उसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था, क्योंकि आजकल उसका बस एक ही काम रह गया था, बड़े बड़े बुक्स और स्क्रॉल्स उठाओ, उन्हें कॉपी करो और उनमें वांगची के यांग कल्टीवेशन का कोई इलाज ढूंढते रहो। वैसे विंग ने पहले ही
लाइब्रेरी का एक पूरा सेक्शन लान दानियन के नाम कर दिया था, क्योंकि आजकल लान दानियन उन स्क्रोल्स में इतनी डूबी रहती थी कि उसके क्वार्टर्स भी कम पड़ने लगे थे। ऊपर से विंग और वांगची के रैबिट्स तो थे ही उन स्क्रोल्स की वाट लगाने के लिए। वैसे भी ना तो लान वांगची ना ही लान दानियन लान चिरेन को ये समझा पाते कि जो स्क्रोल्स चान वैन के आक्रमण को झेल गए वो रैबिट के हमले के सामने नहीं बच पाए। अब लान दानियन अपने हाथ में कुछ स्क्रोल लेकर वांगची के पास आते हुए बोली, मैं वेन दाइफू के दिए हुए कुछ स्क्रोल्स कंपेयर कर रही थी, जो हमारे क्लाउड रिसेसेस के कुछ स्क्रोल्स मैंने अपने साथ लाए थे उनसे। मुझे पता नहीं जो मैं सोच रही हूँ वो सही है या गलत, पर मेरी तहरीर कहती है कि ये लिखावट एक ही इंसान की है, साइफेंग। शिफेंग नहीं, जो असल में वर्मिलियन बर्ड थी, 4 गार्डियंस में से एक। हो सकता है ये उसका भाई हो। इन स्क्रोल्स में ये लिखा है कि शिफेंग ने चिंगलोंग के कर्स को कैसे हटाया। वांगची के माथे पर शिकन आ गई। उसने कहा, बड़ी ही अजीब बात है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनको लिखते वक्त कोई गड़बड़ हो गई हो सकता है उस वक्त औरतों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता होगा। हो सकता है जो ये लिखने वाला हो उसका देखने का नज़रिया ठीक ना हो। अब लान दानियन और वांगची इस बारे में बात करने लगे। बस उसी वक्त नहीं, ये तो उनका रोज़ का काम हो गया। अगले कुछ महीनों तक लान दानियन हमेशा वांगची के पास आती रहती, उसकी अच्छी एनर्जी देखती रहती, साथ में रिसर्च करती रहती। कभी कभी लान ये भी उनके साथ आती, अपनी गुच्छिन बजाती, ताकि वांगची को कोई तकलीफ़ ना हो। वांगची के जैसे दिन चढ़ रहे थे वैसे ही उसकी ची और भी ज़्यादा पावरफुल होनी चाहिए थी। बस वो इसी काम में मदद कर रही थी। बाओशन सरन और वेंचिंग भी अपनी पूरी कोशिश करते कि वो इन तीनों के साथ आकर बैठ सके, आगे की रिसर्च कर सके। वैसे विंग भी कम नहीं था। वो जब भी इनसे मिलने आता उसके पास लान दानियन के लिए ऐसे नए नए सवाल होते जिसके बारे में वांगची ने कभी सोचा भी नहीं था, ना ही कभी सोच सकता था। ऐसे ही एक बार विंग ने एक सवाल निकाला। उसने कहा, मेरे पास एक थियरी है। उसने वांगची को अपनी गोद में खींच लिया। एक हाथ में अभी भी वो एक हाथ से वांगची के पेट को सहलाने लगा, दूसरे हाथ में अभी भी स्क्रोल पकड़ा हुआ था। वैसे ज़्यादा दिन नहीं हुए थे कि वांगची का पेट दिखने लगा था। लान दानियन का कहना था, जिनके पेट के मसल्स बहुत सख्त होते हैं उनका पेट आसानी से दिखना शुरू नहीं होता, पर अब जब उसका पेट दिख रहा है तो विंग का उससे अलग रह पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। वांगची ने भी अब विंग की तरफ देखा, जैसे वो इंतज़ार कर रहा हो कि विंग कोई बहुत ज़रूरी बात बताएगा। तभी विंग ने कहा, मेरी बात सुनो। देखा जाए तो इस थियरी का मेरे पास कोई भी प्रूफ नहीं है, पर अगर साइफेंग और शिफेंग एक ही इंसान हुए तो? देखो, जब कोई भी कहानी बनती है तो लोग अपने हिसाब से उसमें बदलाव किए जाते हैं। हो सकता है लोगों ने जानबूझकर शिफेंग को एक मेल वर्मिलियन बर्ड दिखाया हो, ताकि उनके कहानी में जो ये चारों गार्डियंस में भाईचारा दिखाना चाहते हो, आपसी प्यार दिखाना चाहते हो, उसको लेकर लोगों में कोई गलत फहमी ना पले। और बाद में जब शिफेंग चिंगलोंग की सोलमेट बनी तो लोगों ने अचानक से उसकी बहन पैदा कर दी। वांगची और दानियन ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक्साइटमेंट में चमक रही थी, जैसे कोई नई चीज़ उनके हाथ लगी हो। तभी दानियन ने कहा, ये बात हो सकती है। मतलब देखो, शुरू में यहाँ पर साइफेंग लिखा गया है और इसी कैरेक्टर को बाद में लोगों ने शिफेंग लिखना शुरू किया है। उन लोगों के बीच में हमेशा ऐसे ही चर्चाएं चलती रहती, इतिहास के नए नए तथ्य उनके सामने आते रहते, कुछ नए पन्ने खुलते रहते। इस सब का एक अच्छा परिणाम ये हुआ कि वांगची को अपने प्रेगनेंसी को, अपने शरीर में हुए रहे नए बदलाव को हैंडल करना कुछ आसान हो गया, क्योंकि इस चीज़ ने उसका ध्यान हमेशा अपनी तरफ खींच कर रखा। वरना अगर उसका पूरा ध्यान अपनी प्रेगनेंसी पर होता तो शायद उसके लिए ये बहुत बुरा होता।
इस चर्चा में शामिल होकर उसे ऐसा लगता कि वो कोई ज़रूरी काम कर रहा है, वरना तो वो बस चिंगलोंग के हायर को जन्म देने वाला बन जाता। और उसके पति हमेशा लोगों की मदद करने में बिजी रहते। वैसे देखा जाए तो बाओशन सेरन और वेंचिंग ने बहुत मेहनत करके वीइंग के दिमाग में कुछ मेंटल ब्लॉक्स को हटाने में कामयाबी हासिल कर ली थी, जिससे उसके कर्ज पर भी इसका इफ़ेक्ट हुआ था। वेंचिंग का कहना था वीइंग की फ़िज़िकल हेल्थ के साथ साथ उसकी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है, ताकि उस पर कर्ज हटाना एक बर्डन बनकर ना रह जाए। जब भी वेंचिंग के पास से वीइंग वापस आता था, उसकी हालत ऐसी होती थी जैसे वो कोई जंग लड़कर आया हो। आते ही वो अपने टाइनी फॉर्म में बदल जाता और वांगजी के इर्द गिर्द चक्कर काटता रहता, जब तक कि वांगजी उस पर पूरा ध्यान नहीं देता, उसे अपने रोब्स पे नहीं छुपा लेता। और आजकल तो वीइंग को एक नया घर मिल गया था। वो वांगजी के बेबी बम पर कर्ल करके बैठ जाता, बिल्कुल अपने बेबी के पास। यहाँ तक कि कभी कभी तो उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती कि वो कांपते हुए वापस आता। उन रातों में वांगजी तुरंत उसे नहलाने के लिए ले जाता, उसे तब तक सहलाता रहता जब तक कि वीइंग वापस से सही ना हो जाए, वापस से वांगजी से बातचीत करने न लग जाए। ऐसी बातचीत के बीच में एक दिन वीइंग कह रहा था, तो उस कर्ज को लेकर एक चीज़ है, जब भी मैं उससे लड़ने की कोशिश करता हूँ, मुझे सबसे पहले अपनी यादों से लड़ना पड़ता है, जैसे कि मेरे पेरेंट्स की, आयु की, उनकी मौत की। और कभी कभी संभावनाएं डराती है, जैसे कि तुम, शिजुन और बेबी के मौत की, और कभी तो बहुत सारे कुत्तों की। इन सब से मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ। वीइंग वांगजी की बेली पर अपना सर रखकर उसकी बेली को सहलाते हुए बोल रहा था, पर शिजुन का कहना है कि उसका सामना करके ही मैं उससे उभर सकता हूँ, जैसे कि तुम करते हो, इन पॉइज़न का सामना करके। जैसे तुम पॉइज़न से इम्यून हो रहे हो, मैं भी अपने डर से इम्यून हो जाऊँगा। इसलिए मुझे लगता है मेरे डर का सामना करने के लिए मुझे सबसे पहले जियांगशा के डॉग्स का सामना करना चाहिए। वीइंग बात तो ऐसे कर रहा था जैसे वो बड़े बड़े शेरों का सामना करने वाला है, जबकि जियांगशा यहाँ पर एक छोटे से पपी को लेकर आया था जिसका नाम फे फे था। वीइंग कह रहा था, कितनी अजीब बात है, ये मेरे पंजे से भी छोटी है, लेकिन मैं इतना डर जाता हूँ कि एक पॉइंट पर आकर मैं सांस भी नहीं ले पाता। तब वांगजी बुदबुदाया, वीइंग, ये कोई गलत बात नहीं है, अगली बार मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा, क्या इससे तुम्हें मदद मिलेगी? वीइंग थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर उसने हाँ में सिर हिलाया और फिर से एक बार वांगजी की बेली पर कर्ल होकर लिपट गया। तो वांगजी ने उसे सहलाते हुए कहा, वीइंग, जब जब तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहूँगा। जल्द ही मौसम बदल गया। गर्मी से शरद के दिनों में इधर वीइंग का मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, उसकी इंटरनल जर्नी चल रही थी, और वैसे ही वांगजी अपने प्रेगनेंसी में आगे बढ़ रहा था। इस पूरे समय में दानिन हर वक्त वांगजी के पास था, इसलिए वांगजी उसका बहुत आभारी था। वैसे क्लाउड रिसेसेस में दोनों के जेंडर्स अलग थे जन्म की वजह से, मतलब वांगजी एक लड़की था और दानिन एक लड़का। इस वजह से दोनों को आपस में टच करने तक की परमिशन नहीं थी, यहाँ तक कि जब तक दानिन शुफू तक ये बात लेकर नहीं पहुँचा कि वांगजी को यांग कल्टीवेशन करना चाहिए, तब तक दोनों ने एक दूसरे से बात तक नहीं की थी। उसने खुद इस बारे में रिसर्च किया था, तब भी वांगजी उससे खुलकर बात नहीं कर पाया था, क्योंकि वो अपने शरीर में हो रहे बदलावों को लेकर बहुत परेशान रहता था। उस वक्त तो वांगजी को ऐसा लगा था कि लान दानियन को लान मिंगशिया ने फोर्स किया होगा वांगजी की हेल्प करने के लिए, क्योंकि लान मिंगशिया लान वांगजी को अपने छोटे भाई की तरह देखती थी, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह। इसलिए उसने अपने मंगेतर को फोर्स किया होगा कि वो वांगजी की तकलीफ़ को समझे, उसका कोई तोड़ निकाले। पर अब जाकर वांगजी को समझ आ रहा था कि ये सब लान दानियन ने अपनी मर्ज़ी से किया था। आजकल जब वो लान दानियन के साथ इतना समय व्यतीत कर रहा था,
उसे बहुत अच्छा लग रहा था। लान दानिन और वीइंग के होते उसे अपने शरीर को लेकर कम आंकने की ज़रूरत नहीं थी। उसे किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं थी। फिर भी कभी कभी वो खुद को आईने में देखकर चौंक जाता था। जब भी उसका बढ़ा हुआ पेट उसे दिखाई देता था, कुछ पलों के लिए उसे अजीब लगता था और फिर बड़ी शर्म आती थी। वो हमेशा सोचता था वो कितना खुश नसीब है, उसके सोलमेट का प्यार उसे मिल रहा है, उसके फैमिली का प्यार उसे मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। वरना तो उनके बिना उसकी ज़िंदगी जहन्नुम से कम नहीं होती। ऐसे में अगर वो अपने आप के बारे में ऐसे सोच रखता है तो ये उनका अपमान नहीं होगा। पर फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका परिवार इस चीज़ को किस तरह से देख रहा है। ऐसे ही एक दोपहर को वांगजी ने लान दानियन से पूछा, जब आपने अपनी सच्चाई अपने परिवार को बताई तो उनका बर्ताव कैसा था? आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।